हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एचटी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हम अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज में बात कर रहे थे और उसमें आज मैं आपको नया फ्रेश टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज़ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में हम लोग विकास प्रशासन कहते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका रहेगा कि आप का नोट्स ऐसे बने ताकि आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकें, राइट। विकास प्रशासन, सो दिस इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, द वन इज डेवलपमेंट एंड द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन ऐसा जो विकास करे, जो डेवलपमेंट करे, उसे हम लोग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो क्या होता है विकास? व्हाट इज डेवलपमेंट? एनी डिजायर्ड चेंज इज द डेवलपमेंट। जब कभी डेवलपमेंट होगा तो कि चेंज तो होगा, बिना चेंज के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्या किसी भी तरह का चेंजमेंट डेवलपमेंट होगा? नहीं। ऐसा चेंज जो हमारे लिए कल से बेहतर हो, राइट, पिछले समय से जो बेहतर हो। सो ओनली डिजायर्ड चेंज इज द डेवलपमेंट। सो इन any such type of administration which aspire for desired change will be known as development administration. So any desired change is the development. तो ये तो हो गया डेवलपमेंट। सो व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन which makes your development is development administration. सो इट हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। जब कभी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह की उन्मुखता होती है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपका झुकाव किधर है, आप क्या पाना चाहते हो। सो एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव थ्री टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, नेमली it is oriented to target change and progress. So what is development administration? Any such development which is oriented to target change and progress will be known as development administration. Apart from this, you can say that the development administration is the meaning of, क्या है इसके अतिरिक्त डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हेयर यू फाइंड इट इज एक्शन ओरिएंटेड, it is customer oriented, and it is time oriented. इसका अर्थ क्या है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें ओरिएंटेशन होना चाहिए किसके प्रति? एक तो टारगेट के प्रति, दूसरा चेंज के प्रति और तीसरा प्रोग्रेस के प्रति। तो ऐसा कोई वांछित परिवर्तन जो प्रोग्रेस करे वो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ओरिएंटेड टू दिस। क्या है? पहला एक्शन ओरिएंटेड, कि हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो हमारे काम में दिखना चाहिए, हमारा जो एक्शन हो वो डेवलपमेंट को ओरिएंटेड हो। इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन को तवज्जो दें। ऑलवेज एस्पायर टू एडॉप्ट न्यू थिंग्स। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, दिस विल बी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ओके। सेकेंड,
customer oriented. So you will have to meet the level of satisfaction of the customer. So for this, only your satisfied customer is the brand of your organization. आपका जो भी कस्टमर है अगर वो सेटिस्फाइड है, आप कितना भी एडवर्टीजमेंट करो, लेकिन जो आपसे एक बार बेनिफिट ले चुका है वो जिनको बताएगा वो आपके डेफिनेटली कस्टमर होंगे, राइट। तो आपके जो कस्टमर हैं उनकी सेटिस्फैक्शन के लेवल को मीट करना ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक कस्टमर है, डोंट वरी, उसको इतने अच्छे से सेटिस्फाई करें कि वो 4 लोगों को बताए कि मैं भाई अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, इस शॉप से जुड़ेंगे, इस बिजनेस से जुड़ेंगे तो आपको घाटा नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होना है। तो ये होता है माउथ टू माउथ पब्लिकेशन। चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हो, चाहे आप कोई शॉप चलाते हो, चाहे कोई कंपनी चलाते हो, आपके कस्टमर की फीडबैक बहुत मायने रखती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप कभी भी अगर गाड़ी भी सर्विस कराने जाते हैं तो बाद में आपसे फीडबैक लेते हैं कि आप हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा जो दी गई सर्विस है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं, राइट। कंपनी उसके बारे में जानने को लेकर बहुत उत्सुक रहती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो कस्टमर ओरिएंटेड भी होना चाहिए कि हमारे कस्टमर की जो एस्पिरेशन है, जो नीड है, जिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हमसे जुड़ा था वो हम पूरी भी कर पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर शुड बी मीट। तो क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन बहुत मायने रखता है। इसके लिए क्या है, उसकी जो शिकायतें हैं उनका त्वरित निपटारा हो जाए, यानी ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए। जो शिकायत निपटान प्रक्रिया होनी चाहिए वो बहुत साउंड और स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर इज इंपॉर्टेंट एंड द सेकेंड वन इज ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी साउंड। अगर आपके कस्टमर के जो ग्रीवेंसेज हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आज नहीं तो कल वो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से स्विच करके किसी और के साथ जुड़ जाएगा, राइट। तो ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म के लिए क्या क्या किया गया है कि जैसे आपको पता होना चाहिए, सिटीजन चार्टर है। सिटीजन को पता होता है कि उनके राइट और इंटाइटलमेंट्स क्या हैं। कई बार लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में जाओगे, सरकारी ऑफिस में जाओगे, जैसे आप थाने में भी जाओगे तो वहाँ पे सिटीजन चार्टर होगा, दीवार पे वो लिखा रहता है कि ये आपके अधिकार हैं, ये आपको अधिकार हैं। तो ये हमारे सिटीजन के जो राइट हैं दैट आर नोन एज सिटीजन चार्टर, ओके। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हम जो इंटाइटलमेंट ले सकते हैं दैट इज सिटीजन चार्टर। फिर आपको ऐसे कुछ शिकायतें हैं जो अभी रिड्रेस किया जाना बाकी है, उनका रिड्रेशल बाकी एड्रेस नहीं हुई हैं, उसके लिए हमने लोकपाल बनाया है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट में ले, इसके लिए हम लोगों ने लोकायुक्त बनाया है। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हमने आरटीआई बनाया हुआ है। तो दीज आर द मैकेनिज्म विच आर रिलेटेड टू ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म। कहाँ गया सेकेंड वाला, ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म। सो योर एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड एज वेल। आपके कस्टमर की ग्रीवेंस जो शिकायतें हैं वो समाधान हुआ कि नहीं, उसका सेटिस्फैक्शन का लेवल मीट हुआ कि नहीं। एंड द थर्ड वन इज टाइम ओरिएंटेड, कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रेलिवेंट टू द मॉडर्न टाइम, टू द करेंट टाइम। अब ऐसा भी ना हो कि आप जो चीज़ें दे रहे हो वो उसकी आज ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल में मैंने जैसे नोटिस किया कि ढोलक लेके कोई बेच रहा है, आज के समय में ढोलक का कोई यूज नहीं है। तो इससे हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है, ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो भी एक्टिविटी करते हो वो एक्टिविटी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसकी डिमांड है। जैसे आपने इलॉन मस्क का बिजनेस का देखा होगा, जो टेस्ला का ओनर है, वो हमेशा ऐसे काम करता है जो दुनिया में इस समय कोई नहीं कर रहा है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं मार्केट में। तो आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दो उसमें ये बात जरूर सोचो उसको देते समय, किसी चीज़ को बनाते समय, कि क्या वाकई आज इस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड है या नहीं है। अगर उसकी डिमांड है देन वो अच्छा चलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो कॉमेडी करना एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन के आया है। जब लोग अपने जीवन में अपने आप ही खुश होंगे तो उन्हें किसी कॉमेडियन की, किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने देखा कि लोगों में जो स्ट्रेस है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉमेडी के रूप में एक सर्विस दे सकते हैं। तो कॉमेडियन एक बड़ी अच्छा वो हो गया, राइट। लोग डिप्रेस्ड हैं, वो अपने सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मोटिवेशन स्पीकर एक प्रोफेशन बन के आ गया।
राइट। लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो एक रिलेशनशिप काउंसलर हो गया, राइट। तो आप क्या देख रहे हो कि जिन चीज़ों की मार्केट में अभी डिमांड है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जब कंप्यूटर नहीं था तो साइबर सिक्योरिटी भी नहीं थी, अब कंप्यूटर आया तो उसमें साइबर थ्रेट आया, अब साइबर थ्रेट आया तो उससे निपटने के लिए क्या होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी। तो आप जो भी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हो वो आज के समय के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है ना। सो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट शुड बी रेलिवेंट टू द टाइम, राइट। ठीक है ना, टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए। इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया कि अगर चाइना, अमेरिका, रशिया अपने सैनिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनबिल्ट कर रहे हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से, अपने दुश्मनों से किसी तरह से इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहते हैं, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में इंश्योर होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। आज आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट देने वाली कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज कर रही हैं। तो फिनटेक ऐसा क्षेत्र है जो आज की डिमांड है, फिनटेक, ठीक है ना। 5G, अगर दुनिया में अन्य कंट्रीज 5G दे रहे हैं, बेटर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो 5G मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन देने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास भी आएगी, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन बहुत बाद में आएगी तो लैग हो जाएगा टाइम का और आप डेवलपमेंट में बहुत पीछे छूट जाएंगे। सो हमने क्या समझा कि एनी डिजायर्ड चेंज इज द डेवलपमेंट, सो एडमिनिस्ट्रेशन विच मेक श्योर द administration which makes sure the development will be known as development administration. It is always oriented to target change and progress, and apart from this it should be oriented to action oriented, customer oriented and time oriented. okay, अच्छा, ये हो गई डेवलपमेंट थेसिस कि हमें क्यों डेवलपमेंट चाहिए, हमें क्यों डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट सामने आता है तो उसका एंटी जो होता है वो भी सामने आ जाता है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट थेसिस। अब इस डेवलपमेंट थेसिस के अगेंस्ट में एंटी डेवलपमेंट थेसिस आ गई। जितना मैं लिख रहा हूं आप सिर्फ उतना ही लिखें ताकि आपका नोट्स जो है वो बहुत कम जगह घेरे और आपका रिवीजन बहुत आसान हो। और मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं ताकि आपको आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकें, स्ट्रक्चर बनाना आपको आ सके। देखिए उसमें जो बोल वचन होता है वो तो कोई भी लिख सकता है, आंसर में मेन चीज होती है जो फॉर्मेटिंग है, जो स्ट्रक्चर है, राइट। तो कभी भी आप देखोगे कि कोई भी टॉपिक होगा तो उसका एंटी आता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एंटी डेवलपमेंट थेसिस में। ये क्या है, एंटी डेवलपमेंट थेसिस। ये एंटी डेवलपमेंट थेसिस क्या कहती है, विकास विरोधी विमर्श, हिंदी में कहेंगे हम लोग विकास विरोधी विमर्श। ये क्या है विकास विरोधी विमर्श, ये कहता है कि ऐसी कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करे, हमारे सॉइल के एक्सटेंशन के लिए जिम्मेदार हो, हमारे जो सोशल डायनामिक्स हैं, तो हमारा जो सोशल फैब्रिक्स है उसको ब्रेक करे, हमारा जो डिस्पैरिटी है समाज में उसको और बढ़ा दे, अगर ये सब डेवलपमेंट के नाम पे ही हो रहा है तो हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट ऐसा जो बेहतर हो, लेकिन हो क्या रहा है, हमने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है, पानी को पीने लायक नहीं छोड़ा है, हमने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है, हवा को सांस, हवा जो है वो इतनी पॉइजनस हो गई है वो लेने लायक नहीं है, राइट। हमने क्या किया है, सॉइल को भी पॉल्यूटेड कर दिया है, हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी डैमेज कर दिया है, और ये सब हमने डेवलपमेंट के नाम पे ही किया है। तो अगर ये डेवलपमेंट है तो जो एंटी डेवलपमेंट थेसिस वाले हैं कि अगर ये डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट के नाम पे अब कोई इंसान अगर लग्जीरियस लाइफ जीने लगता है, उसको लगता है कि उसने बहुत डेवलप कर लिया सोसाइटी में, तो आप ऐसे लोगों को देखोगे आमतौर पे वो क्या करते हैं, अपने ही समाज से कटना शुरू हो जाते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बढ़ रही है। ये सोशल डिस्टेंसिंग मतलब वो वाली नहीं, कोरोना वाली, लोगों में जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं, और ये सब किस नाम पे हुआ है, डेवलपमेंट के नाम पे हुआ है। गांव में आज भी आप देखोगे कि लोगों में भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव होता है, वो इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन शहर में आओगे आप, जितनी पॉश कॉलोनी होगी वहां पे आपको रोबोटिक लोग मिलेंगे, राइट। वो गुड्स से ज़्यादा उनको अटैचमेंट होता है
रादर देन ह्यूमन इमोशन, राइट। ये सब किसके नाम पे हो रहा है? डेवलपमेंट। तो ऐसा कोई भी डेवलपमेंट जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार है, हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ये कहता है एंटी डेवलपमेंट थीसिस। सो एनी काइंड ऑफ development which is not good for the society, not good for the environment ecology, not good for the environment, not good for the relationship, so we don't need such type of development. That is why such activities in the name of development should be abolished at once. ऐसी सारी गतिविधियां ये जो विकास के नाम पे की जा रही हैं, जो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं, इन्हें तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। तो एंटी डेवलपमेंट थीसिस के पीछे के तर्क क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? तो रीजन को हम लोग कई उसमें बांट सकते हैं। तो पहला हो गया आपका इकोनॉमिक। आपने क्या देखा होगा कि डेवलपमेंट ने सभी को इक्वली अपलिफ्ट नहीं किया है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो इंडिया की वेल्थ का 73% होल्ड करते हैं। तो इसने क्या किया है? इसने डिस्पैरिटी बढ़ाई है समाज में। कि क्यों एंटी डेवलपमेंट थीसिस आई? तो उसका पहला जो इकोनॉमिक कॉज है वो क्या है? इससे क्या हुआ? डिस्पैरिटी बढ़ी। जब इसमें आप कोट क्या कर सकते हो कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है वो क्या कहती है? वो कहती है कि टॉप 1% होल्ड्स 73% ऑफ वेल्थ। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि एक तरफ कोरोना की वजह से लोग अपनी जॉब्स को लॉस, उनका जॉब्स जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे यहां पे यूनिकॉर्न कंपनियां भी खड़ी होती जा रही हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज मतलब ऐसी कंपनियां जिनका जो टर्नओवर है या जो नेटवर्थ है वो $1 बिलियन है। तो हमारे यहाँ पे जो बिलियनियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आम आदमी की जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं। तो ये सब किसके नाम पे हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है। तो एक तो डिस्पैरिटी बढ़ रही है कि नहीं? ठीक है। दूसरा हो गया कल्चरल कॉज। आप ये देखोगे सांस्कृतिक कारण कि जैसे डेवलपमेंट होता है तो आप देखोगे वो अपने कल्चर से उतना ज़्यादा दूर होते जाते हैं। ठीक, उन्हें अब लोकल लैंग्वेज बोलने में शर्म आती है, उन्हें अपने घर में भी अपनी मातृभाषा में बोलने में संकोच होने लगता है। सोसाइटी में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके जीने का तरीका आज भी पुराने तरीके से है, वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ पे शादी फंक्शन हो तो इस तरह के लोग आएँ, राइट। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। तो हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। जो लोकल ट्रेडिशन है या लैंग्वेज है या फेस्टिवल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज जो लोगों को जोड़ के रखती थी वो चीजें खत्म हो रही है, और ये सब किसके नाम पे हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है। तो हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए। आप देखोगे जितना बड़ा सिटी होगा, जितनी पॉश कॉलोनी होगी, वहां के लोग इतने ही इनह्यूमन होंगे, राइट। वो बहुत गर्व से बताएंगे कि मैं यहाँ 5,000 की वाइन पीता हूँ, लेकिन अगर उनके यहाँ भिखारी कभी 5 रुपए 10 रुपए लेने चला जाएगा तो फिर उसमें वो एफिशिएंसी देखने लगते हैं कि तुमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं, बहुत मेहनत से कमाता हूँ वाइन पीने के लिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे जो कल्चरल जो कॉज है वो है। तीसरा हो गया इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज क्या कर रहे हैं हम लोग? डेवलपमेंट के नाम पे हमने क्या किया है? पॉल्यूशन, है ना। हमने अपनी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय किया है, हमने जो इकोलॉजी उसको डिस्टर्ब किया है। डेवलपमेंट के नाम पे हमने क्या किया है? ग्लोबल वार्मिंग को पैदा किया है। डेवलपमेंट के नाम पे हमने क्या किया है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। दीज आर done in the name of development, so we don't need such type of development, right. Political cause, डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ है? हमने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट। ये तृतीय दुनिया के देश हैं, ये पहली दुनिया के देश हैं। आपने डेवलपमेंट के नाम पे क्या देखा है? IMF
वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब क्या करते हैं? दे आर बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन, रादर दे क्लेम दे आर नॉट बायस्ड, बट दे आर बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई अफ्रीकन एशियन कंट्रीज इनके यहाँ लोन लेने जाता है तो ये बताते हैं कि आप लोग लोन नहीं अदा कर पा रहे हैं हमारा पिछला वाला, क्योंकि आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, राइट? आप लोग सरकार चलाना नहीं जानते, एफिशिएंसी नहीं है आपके उसमें। और वहीं जब यूरोपियन कंट्रीज लोन नहीं अदा करते हैं तो उनके लिए बेल आउट पैकेज जारी हो जाता है, जैसे ग्रीस। तो फिर WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF के जो नियम हैं वो बदल जाते हैं। तो हमने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है? एक देश को दूसरे देश के ऊपर बढ़त बनाने का मौका और उनको यूज करने का मौका दिया है। टेक्निकल कॉज, हमने टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या किया है? हमने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग ग्राउंड बना दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आके डंप किया जाता है, तो उनके जो इन्वायरमेंटल जो अफेक्ट्स हैं वो उन कंट्रीज़ को झेलना पड़ता है। सो दीज आर द थिंग्स ड्यू टू विच द सम थिंकर्स provided the theory of anti-development thesis कि if this is the development we don't need. ओके, सोशल कॉज, एक और सोशल कॉज। आप क्या देख रहे हो? लोगों में डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, सुसाइड्स बढ़ती जा रही है। अगर डेवलपमेंट है और प्रोग्रेस हो रहा है तो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? हमारे जो सोशल फैब्रिक्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो ब्रेक हो रहा है, राइट? अभी फैमिली का मतलब क्या है? मियाँ बीवी, 2 बच्चे, मम्मी पापा भाड़ में गए। कोविड के दौरान आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, बच्चे फॉरेन में हैं, उनको कॉल किया जा रहा है, वो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आप ठीक है, मर गए तो मर गए, हम कर क्या सकते हैं, राइट? ये हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो तक डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और ये सब डेवलपमेंट के नाम पे हुआ है। तो इसीलिए क्या आ गया? एंटी डेवलपमेंट थीसिस। तो आपने डेवलपमेंट के बारे में बताया, उसको डिफाइन कर दिया, क्या ओरिएंटेशन होता है डेवलपमेंट का ये बता दिया। देन आप बताओगे एंटी डेवलपमेंट थीसिस क्या है। एंटी डेवलपमेंट थीसिस उसको एक्सप्लेन कर दिया, एनी सच डेवलपमेंट विच डिटेरियोरेट our social values, our cultural values, polluted our environment. So we don't need such type of development, and this thesis is known as anti-development thesis. So what is the way forward? हमने पॉजिटिव साइड देख लिया, हमने नेगेटिव साइड देख लिया, तो आप कोई ना कोई तो कंक्लूजन होगा ना। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? लेट्स सी। देखिए, डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते, उसके जो बैड इंपैक्ट हैं उनको कम किया जा सकता है। आप ये कह दें कि खाना खाने से बदहजमी हो गई है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं संभव है। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, राइट, तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि कुछ खाना ही नहीं, वो आपको बताता है कि इस तरह का खाना खाना है और इस तरह का खाना नहीं खाना है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे इट इज़ बाउंड टू हैपन। आप कर क्या सकते हो? आप कर ये सकते हो कि उसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर दे। देखिए, जब कोई चीज़ होगी तो उसमें गुड एंड बैड चीज़ें दोनों होती हैं। लाइफ ऐसे नहीं होती ब्लैक एंड वाइट होती है, कलर्ड होती है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो आप कर क्या सकते हो? वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यानी डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो आज की ज़रूरत को पूरा करे, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसकी कीमत पे नहीं। यानी कि यूज द रिसोर्सेज इन द वे इन विच इट कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द करेंट मोमेंट एंड एज वेल एज इट कैन फुलफिल द नीड ऑफ द अपकमिंग जनरेशन. So this is known as sustainable development. So what is the way forward? Way forward is the sustainable development. Sustainable development. So what is the meaning of sustainable development? Development which can be sustained for a long, very long period of time. In other words, development which can fulfill the need not only the current generation, but it can fulfill the need of the upcoming generation. So use of the resources should be done in a manner that it can cater the demand of upcoming generation, right? तो पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक लाइन में डिफाइन कर दोगे, देन आप यू विल राइट इट कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोइंग.
सो देखें, ठीक है। सो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। दिस इज इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब जो आपका काम होना चाहिए उसमें टाइम कॉस्ट रेशियो जरूर वो कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी काम को 2 रुपए में होना चाहिए और आपने किया 20 रुपए में, इसका कोई यूज नहीं है, 18 रुपए एक्स्ट्रा चले गए। अब ये जो 18 रुपए गए हैं वो आपका कोई ना कोई काम अब रोक देंगे। तो जो आपका काम होना चाहिए वो इकोनॉमिक वायबल होने चाहिए, उसमें आर्थिक संवहनीयता होनी चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी होना चाहिए, उसमें इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को इस तरह डिस्ट्रॉय कर दें कि आने वाले जनरेशन के लिए रिसोर्सेज यूज करना पॉसिबल ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट की सोसाइटी में वो इम्बैलेंस क्रिएट करे या ऑलरेडी जो इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है उसे और वाइडर कर दे, यानी सोशल इक्विटी होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? सोशल इक्विटी होनी चाहिए। सो हाउ दिस कैन बी नर्चर्ड, ये चीज आ कैसे सकती है? सो फॉर दिस वी नीड ग्लोकल, ग्लोकल दैट इज ग्लोबल प्लस लोकल, मतलब थिंक ग्लोबली डू लोकली, सोचो वैश्विक करो स्थानीय, वैश्विक सोचो स्थानीय करो। आपका जो आइडिया हो वो वर्ल्ड लेवल पे मीट करे, बट उसको इंप्लीमेंट इस तरीके से करो कि लोकल जो पीपल हों उनको जॉब मिल जाए, जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सको। जब लोकल वे में रिसोर्सेज को यूज करोगे या लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करोगे, उसका एक बेनिफिट क्यों होगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। वहीं के लोगों को जॉब दोगे तो कम पैसे में वो गांव के लोग जॉब कर लेंगे और आपका क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक वायबिलिटी भी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, ऐसे डेवलपमेंट ना करो कि शहरों को तो लंदन के लेवल पे ले जाओ लेकिन गांव 18वीं शताब्दी में बना रहे। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो रूरल और अर्बन दोनों की जरूरतों का ध्यान रखे। दैट मीन्स इट शुड बी रर्बन, रूरल प्लस अर्बन, इट शुड बी ग्लोकल, ग्लोबल प्लस लोकल। नेक्स्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ट्राई दिस एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा किसी भी स्कीम या डेवलपमेंट में सरकार का लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। जैसे आपने स्वच्छ भारत मिशन देखा, तो स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि इसमें मास पार्टिसिपेशन था, पीपल्स पार्टिसिपेशन या मास पार्टिसिपेशन था। आज भी जब किसी गवर्नमेंट स्कीम को सक्सेस बनाना होता है तो वे फॉरवर्ड में कहा जाता है इट शुड बी जन आंदोलन, है ना? ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। So these are the methods by which we can ensure economic viability, we can ensure ecological integrity, we can ensure social equity. What are those tools? That is local, urban, people's participation, maximum use of technology. So this is the way forward. So this is how you can read and write development administration. It will take not more than 2 pages, right? Depends in which direction question has been asked, right? So I'm damn sure that you have understood this topic very well. If you like this video, please like, share, subscribe, right? And if you personally want to learn public administration, GS, and the all papers of GS as well as current affairs, so please you can contact me. This is my number. So once again, thank you so much.